हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज जो यहाँ पर हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या फिर वो एनएलएम शॉर्ट फॉर्म में कहलाता है। बट फिजिक्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक चैप्टर है। अगर इसके आगे की फिजिक्स आपको अच्छे से सीखनी है या हज़म करनी है तो आपको ये चैप्टर बहुत ढंग से आना चाहिए, इसके फंडामेंटल्स बहुत ढंग से क्लियर होने चाहिए। ऑल्दो इसमें फॉर्मूलेस है ही नहीं, अगर मैं बोलूँ तो सारे का सारे चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, F=m×a। ठीक है, बट उसके बावजूद भी आप इसका ध्यान रखें। मैं जितने भी यहाँ पर लेक्चर्स इस टॉपिक के डालूँ तो आप बहुत ढंग से उसको देखें और मेरे साथ साथ जितने क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशंस मैं यहाँ पर कराऊँ उसको ढंग से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो फिजिक्स स्टार्ट होती है उसको हम डायनेमिक्स बोलते हैं। इसके पहले जो फिजिक्स रहती है बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। काइनेमेटिक्स में हम क्या सीख कर आते हैं कि भाई मोशन हो रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो वेरिएबल्स आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर वहाँ पर स्टडी करते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब बातें। अब उसका कॉज क्या है उसके बारे में बिल्कुल भी हम चर्चा नहीं करते। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम उसके कॉज के बारे में यहाँ पर ज्ञान प्रदान करेंगे। तो जो बेसिकली कॉज है मोशन का वो क्या है भाई, फोर्स होता है। ठीक है, अब फोर्स क्या चीज़ है, बचपन से हम एक डेफिनेशन पढ़ के आते हुए क्या है भाई, पुश या पुल। ठीक है ना, मतलब आपको अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाना है तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा या फिर उसको पुल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम सीख कर आते हैं। ठीक है, मतलब उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फोर्स तभी लगे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब वो कांटेक्ट में हो। तो दूसरी डेफिनेशन हम इसकी ये बोल सकते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, या फिर बॉडी और इसकी सराउंडिंग के बीच में। अब मैं अगर बात करूं, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं है दो बॉडीज़ पे फोर्स लगाने के लिए। अगर हम यहाँ से देखें, दो सिमिलर चार्जेस हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू। अब इनमें आपस में दुश्मनी होती है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इन्होंने एक दूसरे पे फोर्स लगाया बिना कांटेक्ट में आए, मतलब एक दूसरे से बातचीत करके, भाई तू भी दूर जा मैं भी दूर जाता हूँ, ठीक है, और हमने एक दूसरे पे फोर्स लगा दिया, हम कभी पास में नहीं आएंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई भी एक एम मास ग्राउंड के ऊपर किसी हाइट पर है तो ग्राउंड या अर्थ हमारी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्या लगाती है, नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे इसकी सराउंडिंग ने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। तो इस तरीके से ये फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पर पूरी होती है। ठीक है, अब अगर किसी बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। या तो वो फोर्स क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो फोर्स जो उस बॉडी पे लगा उसको रोक सकता है। ठीक है ना, मतलब चलती बॉडी को रेस्ट पे ले आएगा या फिर रेस्ट पर रखी बॉडी को चला देगा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, या फिर अगर बॉडी डिफॉर्म हो सकती है तो बॉडी को डिफॉर्म भी कर सकता है, मतलब उसकी शेप चेंज कर सकता है। मान लीजिए मिट्टी का एक गोला आपने बनाया, उस पर आप फोर्स लगाओ तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये दो इफेक्ट्स फोर्स के बॉडी पर हो सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें हो गई फोर्स के बारे में। अब फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका ऐसा यूनिट हमारे बाबा जी के नाम से पड़ा। हमारे बाबा जी कौन है, न्यूटन्स। इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ही बात है दोनों। ठीक है, अब सीजीएस यूनिट इसका क्या कहलाता है, दैट इज डाइन्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिलेशन कभी कभी पूछ लेता है भाई, क्योंकि अपने को कन्वर्ट करने में काम आ सकता है, एक न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होती है, तो एक न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स। अरे समझे क्या बच्चों। अब इसका डायमेंशन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आप लोगों के लिए, तो डायमेंशन फॉर्मूला सीधा सीधा क्या रहेगा इसका, ML/T-2। समझे मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका एक और यूनिट आपको बार बार देखने को मिल सकता है क्वेश्चंस में, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट, एक ही बात है। समझे क्या। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझे हम लोग। अब मान लीजिए हमारे अर्थ है ये,
मैंने फ्लैट जो बनाया, इसके थोड़ा सा ऊपर 1 kg का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समझे क्या? अब इस 1 kg के बेसिकली ऑब्जेक्ट को अर्थ ने अपनी तरफ कितने फोर्स से खींचा, उस पर्टिकुलर फोर्स को हम 1 kgf के इक्वल डिफाइन करते हैं। अब वो कितना फोर्स लगाएगा, इसका मास 1 किलो और वहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, जो कि आ जाएगा 9.8 न्यूटन के बराबर। मतलब 1 kgf किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन्स। अरे क्लियर बच्चों? अब मान लो आपको फोर्स न्यूटन में गिवन है, आपको उसको kgf में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी एक डेफिनेशन आई अपने पास कि kgf इज इक्वल्स टू फोर्स इन न्यूटन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कभी कभी अपने को यूज आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें नेचर में बेसिक फोर्सेस की, तो 4 बेसिक फोर्सेस हैं या 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। जो पहला फंडामेंटल फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भाई, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने 2 मासेस लिए m1 m2, ठीक है। अब m1 m2 क्या लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है या 2 मासेस के बीच में जो फोर्स होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वैल्यू, ऑल्दो ये पूरा चैप्टर है इस पे बेस, वहाँ पर डिटेल में हम इसके बारे में सीखेंगे, फिर भी अभी के लिए थोड़ा सा ध्यान रख लें, जनरल नॉलेज के लिए, जी के है यह, और कुछ नहीं। तो एफ होता है जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। जी क्या लगता है यहाँ पर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कुछ ये रहती है। अरे समझे क्या बच्चों? और थोड़ी सी बातें जान लें हल्की हल्की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ऑल्दो मैं बता रहा हूँ जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे दोबारा से ये बातें ढंग से वहाँ पर अपन देखेंगे। तो ये फोर्स होता है 2 मासेस के बीच का, इट इज़ अ फोर्स बिटवीन 2 मासेस, और हमेशा ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, अगर आप मेरे से बात करो भाई, अगर ये और वीकेस्ट फोर्स भी नेचर का सबसे कमज़ोर फोर्स है, बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई, हम बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा यूनिवर्स अगर देखो तो इस फोर्स के ऊपर टिका हुआ है। अर्थ सन के अबाउट घूम रही है, किस फोर्स की वजह से घूम रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है ना। हम अंदर बोलते हैं कि एटम्स में क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ऑल्दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, सॉरी वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रहता, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली, पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स पूरा जो है टिका हुआ इस फोर्स की वजह से, कमज़ोर है बट दूर तक लगता है। अब दूर तक मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, अगर जैसे भाई हम बात करें कि सन किस पे, अर्थ पे क्या लगा रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, दूर से लग रहा है, ठीक है ना, इसलिए बस इसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग रेंज फोर्स बोलते हैं। दूसरा, इट इज़ वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट रहता है किसके, मीडियम के, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब 2 मासेस हवा में रखें, उनके बीच में अगर कुछ एफ फोर्स लग रहा है, उन दोनों मासेस को एज इट इज़ नीचे पानी में ले जाओ, तेल में ले जाओ, उनके बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा, वहाँ भी एफ ही दिखेगा। अब हमें पता है कि हमारी जो धरती माता है वो कैसी होती हैं भाई, गोल गोल होती हैं। मैंने यहाँ पर ये एक अर्थ बनाई अपनी, ठीक है, इसका मास कैपिटल एम लिया मैंने, रेडियस आर लिया। अब इसके सरफेस के एच हाइट ऊपर मैंने एक एम मास को रखा। अब अर्थ क्या करेगी, इस एम मास पे नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ अपने एक फोर्स लगाएगी एफ, ठीक है ना। अब अगर देखो भाई, मैं अलग अलग जगह पर सेम मास रखूं, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता हुआ दिखेगा हमेशा बॉडी के या अपने अर्थ के सेंटर की तरफ लगता हुआ दिखेगा। इस एफ की जो वैल्यू होती है, ऑल्दो मैंने बोला फिर से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, वो कितनी होती है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, हम जिसको एम जी बोलते हैं। तो ये एम है यहाँ पर, ये एम, और ये जो फैक्टर है ये यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एच, हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। हमें अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, हम हैं बेसिकली किस चीज़ में इंटरेस्टेड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो एच क्या होगा भाई, 0 के आसपास रहेगा। तो उसकी वैल्यू जी की जो हम बोलते हैं 9.810 है, वो क्या होती है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर।
जी जो हम पीछे पढ़ गए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ है या किसी भी प्लैनेट की हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो उसका मास आ जाएगा, आर उस प्लैनेट का रेडियस। अब एक बात और ध्यान रखें, अर्थ को हम यहाँ पर क्या लेंगे, गोला नहीं मानेंगे, मानेंगे फ्लैट। फ्लैट इसलिए मानेंगे भाई, हम मानते कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक यूनिफॉर्म फोर्स है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फोर्स है तो उसके जी की वैल्यू और डायरेक्शन हर जगह सेम रहनी चाहिए। तो अगर मैंने गोला ले लिया तो जी की डायरेक्शन हर जगह पर मुझे क्या मिलेगी, डिफरेंट, अर्थ के सेंटर की तरफ। इसलिए हम इसको फ्लैट मानते हैं। यहाँ पर 3 मासेस मैंने रखे अर्थ के सरफेस के जस्ट ऊपर, इन पर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रॉ करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट जिसको हम बोलते हैं वो कितना होगा, m1g पहले वाले पर, दूसरे वाले पे भी m2g और तीसरे वाले पे भी m3g नीचे की तरफ। तो यहाँ से सीखने वाली बात ये है, जो वेट लगता है दैट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमेशा, ये ध्यान रखें, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर में आगे आपको समझेगा। अब दूसरा जो बेसिक फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है भाई, इट इज अ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के बीच का फोर्स होता है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, दूर तक लगता है, समझे क्या। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, 2 चार्जेस के बीच में Q1 Q2, उनके बीच में सेपरेशन R है। तो ये भी फॉर्मूला ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, 10th में पढ़ के आए होते हैं, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। ये एयर या फिर वैक्यूम में रहता है। K की वैल्यू कुछ ये रहती है, अभी याद करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इसके भी बारे में बहुत डिटेल में हम 12th के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये जो फोर्स है ये बेसिकली मीडियम डिपेंडेंट होता है, समझे, मीडियम पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर मैंने इसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि हम यहाँ पर 3 फोर्सेस के बारे में सीखेंगे। पहला नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा टेंशन, तीसरा फ्रिक्शन। तो ये जो तीनों फोर्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, समझे क्या। ये कैसे फोर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, ठीक है। तीसरा जो फंडामेंटल फोर्स है दैट इज वीक फोर्स। वीक फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम कहाँ पर, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं वो ब्रेक होते हैं, किसी प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में और एंटी पार्टिकल में, या फिर प्रोटॉन ब्रेक होता है किसमें, एक हमारे पास न्यूट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। ये बस मैं बोल रहा हूँ, ये ज्ञान की बातें दे रहा हूँ आपको, और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ध्यान रख ले। एक वीक फोर्स होता है और वो कहाँ लगता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है, बस अभी इतना ध्यान रखें, समझे। बट इसका ध्यान है कि इसके नाम पे न जाए, वीक मतलब यहाँ पर ये कमज़ोर नहीं है, ठीक है, बस बोला गया है वीक फोर्स, ठीक है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज इसलिए बोला, ये न्यूक्लियस के अंदर लगेगा। न्यूक्लियस का साइज वैसे ही 10⁻⁻15 मीटर के टर्म में रहता है, समझे क्या। अब चौथा जो फोर्स है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहलाता है ये, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में, बहुत ज़्यादा ताकतवर फोर्स है, समझे क्या। इसी फोर्स की वजह से जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आपका बंधा हुआ है, अगर मैं आपसे बोलूँ, ठीक है। ये चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज मैंने वही बोला, ये हमेशा कहा न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस का साइज वैसे ही 10⁻⁻15 के टर्म में रहता है, समझे क्या। और ये जो फोर्स है ये क्या है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होता है, समझे क्या। मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच का फोर्स होता है ये, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, समझे क्या। एंड यहाँ पर मैंने न्यूट्रॉन लिखा है, यहाँ पर प्रोटॉन लिखा है। तो अगर आप मेरे से पूछें कि न्यूक्लियर फोर्स इन तीनों पेयर्स में क्या होगा, तो जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स है वही प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स होगा, वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स होगा, ठीक है। ऑल्दो इसके बारे में भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है किस पर, स्पिन पर, है ना। हम पता है स्पिन क्वांटम नंबर, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अभी बस इतना ही ज्ञान बहुत है। और अगर हम ऑर्डर लिखें कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और सबसे वीक फोर्स कौन सा रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है आपका, है न्यूक्लियर फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर ग्रेविटेशन। हम रेफरेंस लेते हैं ग्रेविटेशन को। ग्रेविटेशन के रेफरेंस में अगर हम इन फोर्सेस का ऑर्डर लिखें तो जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है 10⁻38 टाइम्स बड़ा है भाई साहब, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब आप समझो जीरो लगाते लगाते आप थक जाओगे, इतना बड़ा फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरेटिव कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स।
वीक फोर्स भी 10⁻7 टाइम्स बड़ा होता है किससे? आपके ग्रेविटेशन फोर्स से। सिमिलरली जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 100 टाइम्स बड़ा होता है किससे? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये ऑर्डर है यहाँ पर, आप याद रख सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इस पे बेस्ड। समझे क्या? मेरी बात समझे? ठीक है। अब अगर मेरे से बोलो कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स, वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स के अलावा जो भी फोर्स हैं आपकी लाइफ में आते हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। मस्कुलर फोर्स, कोई बॉडी बिल्डर है भाई साहब, वो अगर कोई मास उठा रहा है तो वो अपने मस्कुलर फोर्स की वजह से उठा रहा है, और वो फोर्स कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और बाकी 3 फोर्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, चलिए, ये थोड़ी बेसिक बात हो गई फोर्सेस के बारे में। अब हम आते हैं सीधा न्यूटन्स लॉज पर। तो न्यूटन साहब ने 3 लॉज दिए हैं। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम उसको बोलते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? न्यूटन साहब ने कहा कि भाई साहब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो वो जाती रहेगी। कब तक जाती रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, या फिर दूसरा उन्होंने बोला कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। ठीक है, कब तक रेस्ट पर रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स ना लग जाए। समझे क्या? समझे मेरी बात? तो ये उनका स्टेटमेंट था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। अब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, आप थोड़ा समझें इस बात को। ठीक है, मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहेगा, कोई रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा। चलता रहा मतलब मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। समझे क्या? तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, चलते रहेगा, रेस्ट पे रखा है तो रेस्ट पे। अब मान लीजिए आपके सामने एक 100 किलो का डब्बा है, एक 10 किलो का डब्बा है, आप किस पे फोर्स लगा के चलाना पसंद करेंगे? भाई समझदार इंसान होगा तो वो 10 किलो ही बोलेगा कि 10 किलो को मैं फोर्स लगाता हूँ, इसको कम फोर्स लगा के मैं चला सकता हूँ। 100 किलो में तो तोड़ जाएंगे ज़्यादातर लोग के। ठीक है ना? तो ये इसी यहाँ पर, मतलब जो यहाँ पर मास है ऑब्जेक्ट का, वो क्या कर रहा है भाई, हम आसानी से 10 किलो वाले को चला सकते हैं कंपैरेटिवली किसके? कंपैरेटिवली किसके? बड़े मास के। तो हमारे लिए आसान है 10 किलो वाले को चलाना, 100 किलो वाले को चलाना मुश्किल है, मतलब उसके स्टेट चेंज करना मुश्किल है। तो यहाँ पर अपोज जो कर रहा है स्टेट ऑफ चेंज को, वो कौन सी प्रॉपर्टी कर रही है? बॉडी की मास। ठीक है, उसी चीज़ को हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया मतलब अपोजिशन। ठीक है, कि चीज़ को अपोज करना। तो मोशन को जो अपोज कर रही है वो है मास। तो यहाँ पर इस तरीके से इस लॉ का नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी पड़ा। वो मास डिपेंडेंट होता है, ज़्यादा भारी चीज़ है उसको चलाना भी मुश्किल है और रोकना भी मुश्किल है कंपैरेटिवली जो एक हल्की बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट आप इसका ये समझ सकते हो, ठीक है, जब बॉडी रेस्ट पर है या फिर क्या चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, इसका मतलब उस बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो है। मतलब सीधा सीधा अगर एक सिंपल सी भाषा, टेक्निकल भाषा में बोलें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से बॉडी पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? ज़ीरो लग रहा है। समझे क्या? समझे भाई? अब न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ अगर आप बोलो मेरे से, ये बेसिक्स है पूरी की पूरी आपकी मैकेनिक्स का। ठीक है, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ इसी के स्पेशल रिजल्ट्स आप बोल सकते हो। ठीक है, अब ये क्या बोलता है सेकंड लॉ? अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ऐसे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर मैंने कोई फोर्स लगाया 100 न्यूटन का इस तरफ, तो ये बॉडी इस तरफ क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। सीधी सीधी भाषा में ये समझने वाली बात है कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो बॉडी उस नेट एक्सटर्नल फोर्स की तरफ एक एक्सेलरेशन से जाएगी। ये न्यूटन्स सेकंड लॉ होता है। समझे क्या मेरी बात? समझे क्या? तो एक स्टेटमेंट आपके सामने ये दिख रहा होगा। दूसरा स्टेटमेंट इसका थोड़ा सा टेक्निकल सा ही आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी is proportional to the net external force and change in linear momentum take place in the direction of net force। मतलब यहाँ से अगर मैं आपको समझाऊँ मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली ये क्या स्टेट करता है कि भाई अगर किसी बॉडी पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। मतलब ये प्रोपोर्शनिटी का, और ये प्रोपोर्शनिटी का साइन वन साइड जाता है कांस्टेंट। हम एक्सपेरिमेंटली जब देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि
नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब पी। पी जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है ये, मास और वेलोसिटी। सिंपल सी भाषा में अगर आप मेरे से ये समझें कि मोमेंटम क्या चीज़ है, मोमेंटम क्या बताता है, एक रिलेशन देता है बॉडी के मास, वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन के बीच में। या फिर अगर ये मेरे से बात करें, ये भी बताता है कि किसी बॉडी को चलाने के लिए या रोकने के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। समझे क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने को बताती है कि उस बॉडी पे कितना फोर्स लगाए, अगर वो चल रही है तो रुक जाए। समझे क्या, तो ये मेरे पास एक सिंपल सी यहाँ पर रिलेशन आया किसका, न्यूटन सेकंड लॉ का। अब अगर हम ऊपर से ये एम वी इसमें पुट करें तो मेरे पास एफ जो आ जाएगा, एफ वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, पी एम वी वेक्टर बाय डी टी। ठीक है, अब इसकी जनरल फॉर्म जो आएगी, यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको। पहला है यहाँ पर क्या भाई, v अगर मैं बाहर ले लूँ तो v वेक्टर बाहर डी एम बाय डी टी प्लस, या फिर हम इसको ले सकते हैं m बाहर, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा डी वी बाय डी टी। क्लियर सबको, तो ये इसकी जनरल फॉर्म कहलाती है, दिस इज जनरल फॉर्म। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसमें हम जो ज़्यादातर चर्चा करेंगे, ठीक है, इसके दो केसेस बन सकते हैं, और 99.9% जगह पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जब मास कांस्टेंट होगा, व्हेन m इज कांस्टेंट। ठीक है ना, तो जब m कांस्टेंट होगा तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, हमारे पास सिंपल से एक रिलेशन आ जाएगी m डी वी बाय डी टी, जो कि किसके इक्वल होती है, m इंटू ए वैक्टर। ध्यान रखें इस बात का। कई बार बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, बोलते हैं भाई फोर्स किसके इक्वल है बताओ, वो नेट पुल या पुश नहीं बताएंगे, बताएंगे m इंटू ए। फोर्स भाई साहब m इंटू ए नहीं है, वो क्या है, बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसका सम है, जितने फोर्स लग रहे हैं उनका सबका सम। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। क्या है ये, एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पर इधर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन साहब ने ये तो बताया कि अगर बॉडी पे एक नेट एक्सटर्नल फोर्स आया तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी उस तरफ। तो इस केस में किधर एक्सेलरेट करेगी, जनरल बात करें, जिधर बड़ा फोर्स लग रहा है इधर। तो नेट फोर्स कितना है इस पे भाई, 200 माइनस 100, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो ये m इंटू ए जो होता है वो नेट फोर्स के बराबर होता है। नेट फोर्स अगर आप इससे यहां से लिखोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा 100, अरे आएगा नहीं आएगा। अब ये किसके इक्वल है, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो a यहां से कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर मेरी बात, ठीक है। चलिए, अब एक केस ये हो सकता है कि भाई v कांस्टेंट दे दे, क्या दे दे, उसने v कांस्टेंट दे दी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो a उसका जीरो हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो उस केस में अपने पास जो f आ जाएगा वो f किसके होगा, v डी एम बाय डी टी के बराबर होता है। अरे समझे क्या मेरी बात, इस फोर्स को बोलते हैं हम थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स। ये आता है वेरिएबल मास सिस्टम में। ये कहां पर आता है, वेरिएबल मास सिस्टम में। अब इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल समझाने के लिए आप रॉकेट समझ सकते हो। भाई रॉकेट ऊपर चलता है अपनी गैसेस के फोर्सेस की वजह से, धीरे धीरे उस जैसे जैसे गैस जलती रहती है उसका मास कम होता रहता है, और ऑब्वियसली बात है मास कांस्टेंट नहीं है, और वो उस थ्रस्ट फोर्स की वजह से ही ऊपर मूव किया। ठीक है, वो थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, v डी एम बाई डी टी। वी इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास विद रिस्पेक्ट टू मेन मास। अरे समझे मेरे बच्चों, ठीक है। अब इन पे बेस्ड, दोनों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं सिंपल सिंपल से। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एक 2 किलो का ऑब्जेक्ट है जो स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, उस पर 50 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन निकालें। तो भाई साहब पहले हम एक 2 किलो का डब्बा बना लेते हैं, एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, वो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एक ही फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है इसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट भी करेगी। तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स 50, मास बॉडी का, एक्सेलरेशन ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। समझे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 3 न्यूटन 4 न्यूटन एक केजी के ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं।
तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई 1 kg का ब्लॉक है, इस पे इधर लगा 4 न्यूटन का फोर्स, इधर लगा 3 न्यूटन का फोर्स। अब यहाँ पर फोर्सेस हैं भाई साहब, फोर्सेस हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों फोर्सेस का अपने को रिजल्टेंट देखना पड़ेगा, रिजल्टेंट कहीं इस तरफ होगा। अब उस आर की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो जिधर आर है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में रहेगा इसका, ठीक है। तो पहले हम आर निकालें, तो आर की वैल्यू क्या होगी भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि 5 के इक्वल आ जाएगी। हमें पता ही है दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन, ठीक है। अब सीधा सीधा न्यूटन सेकंड और नेट फोर्स 5, मास बॉडी का 1, एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करने के लिए बोला है। तो मेरे प्यारे घोचूस जो ए आ गया यहाँ पर वो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक फोर्स वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और वो 2 kg के ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। हमसे पूछा एक्सेलरेशन निकालिए, कोई बड़ी बात नहीं, अभी हमने सीखा है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम लोग भाई, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू ए वैक्टर। तो ए वेक्टर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बाय एम। तो इस केस में एफ वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस √3 जे कैप डिवाइड बाय 2। ये क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। हम अगर इसका मॉड निकालें तो मॉड कितना होगा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √1/4 प्लस 3/4। तो मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, वो आ जाएगी 4/41 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मुझे क्या मिला, इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, मैग्नीट्यूड। समझे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस एक ऑब्जेक्ट है उस पर 3 फोर्सेस लगते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बॉडी का मास 1 किलो है, आप बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे, कैसे बताएंगे, हम निकालेंगे एफ नेट। एफ नेट होगा तीनों फोर्सेस के सम, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अब ऐड कर दें i के साथ i को, तो 3i कैप, j के साथ j को 2j कैप, और k के साथ k को, सब k कितने हैं भाई, 5 5 और 2 मतलब 12k कैप। ये मिल गया F नेट, कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए अब m निकालना, सॉरी a निकालना। तो मास इंटू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर कितना आ गया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 12k कैप। चलिए ये मेरे पास क्या मिल गया, इसका एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया। अगर हमसे पूछ ले भाई साहब बताइए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बता देते हैं, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 9, और 2 का स्क्वायर 4, और ये 144। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिल, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये 3 नहीं है, सॉरी ये 4 होगा, 4i कैप यहाँ पर, एफ नेट जो आएगा वो 4i कैप है, 2 1 1। तो यहाँ पर जो ये है ये 4 रहेगा, मतलब यहाँ पर अपने पास ये होगा 4 का स्क्वायर, ये होगा 16, ये आ जाएगा यहाँ से अपने पास कितना 140। ओहो, इस क्वेश्चन में पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये सॉरी यहाँ भी जे में भी कितना होगा 3 होगा, तो ये 3j कैप होगा। ये यहाँ पर कितना आएगा 3 का स्क्वायर होगा, मतलब ये कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 9, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर आ जाएगा इसका √169। तो 169 का रूट कितना होता है भाई, वो 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक पार्टिकल का मोमेंटम गिवन है, वो पूछा है फाइंड द टाइम एट विच फोर्स ऑन द पार्टिकल बिकम 0। हमें वो टाइम फाइंड करना है जहाँ पर फोर्स क्या लगे, 0 लगे। एफ वेक्टर क्या होता है, dp/dt, और इस केस में जो p है अपने पास at - bt स्क्वायर। तो पहले हम f निकालेंगे, उसके बाद उसको 0 कर देंगे। इसका डेरिवेटिव करिए,
टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ए माइनस 2 bt, इसको ज़ीरो कर दो, हल हुआ। ए इक्वल्स टू 2 bt के बराबर, तो टी कितना आ गया, ए बाय 2b के बराबर आ जाएगा। क्लियर सबको, ये टाइम मिल गया जहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, फोर्स ज़ीरो मिलेगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पर हमें मोमेंटम गिवन है। मोमेंटम क्या है भाई, 5t² प्लस 10t प्लस 20, उससे फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है भाई, dp/dt, इसका डेरिवेटिव कर दो। 5t² कितना होगा, 10t, 10 प्लस 0, तो 10t प्लस 10, ये मिल गया मुझे फोर्स किसी भी t टाइम पे। हमें निकालना है t को 2 सेकेंड्स पे। वैल्यू पुट कर दें ऊपर एक्सप्रेशन में, हमारे पास जो f की वैल्यू आ जाएगी 10 × 2 प्लस 10, तो यहाँ से 20 और 10, ये कितना आ गया, 30, इसका आंसर हो जाएगा। 30 न्यूटन इसका आंसर है। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई ये वेरिएबल मास का क्वेश्चन है। 10 किलो का एक ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, उससे पानी आके स्ट्राइक कर रहा है 10 kg। तो यहाँ से मान लो पाइप से आप पानी छोड़ रहे हो, पानी इसके ऊपर आके लग रहा है इस तरीके से, ठीक है। कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। तो अभी देखा भाई, ये वेरिएबल मास सिस्टम है, पानी इससे निकल रहा है, किससे, पाइप से, और इस ब्लॉक पे आके लग रहा है। तो यहाँ पर जो लगेगा थ्रस्ट फोर्स लगेगा इस पर। अब थ्रस्ट फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में इस पर लगेगा Ft, ठीक है। Ft की वैल्यू कितनी होती है, v dm/dt, ये किसके इक्वल होगा, m × a के बराबर रहेगा। अरे समझे क्या बच्चों, a अपने को यहाँ पर नोन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 10, ठीक है। हमसे dm/dt निकालने के लिए बोला गया है। मास इसका ऑब्जेक्ट का कितना है, वो है 10, एक्सेलेरेशन है 1, तो 10 10 कैंसिल। तो यहाँ पर जो अपने पास आया dm/dt, वो कितना आएगा, 1 kg पर सेकेंड। समझे क्या है। चलिए अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ पे ही अभी हम चीज़ें बस जो है कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अगला जो टॉपिक है अपना, हम यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे मोमेंटम और टाइम के ग्राफ के स्लोप के बारे में, ठीक है। तो मान लेते कोई भी एक, मैं रैंडम ऐसे ही एक ग्राफ ले लेता हूँ P वर्सेस T का। तो एक ग्राफ ले लिया भाई मैंने, हमसे पूछेगा इस ग्राफ से फोर्स निकालो। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, मुझे पता है भाई एफ वेक्टर क्या होता है, dp/dt, और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर यहाँ पर आप क्या निकालिए, यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा वो निकालिए। तो आप क्या करो, यहाँ पर टेंजेंट खींच दो, और उस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वो स्लोप क्या देगा अपने को, फोर्स की वैल्यू देगा। अरे समझे क्या मेरी बात। तो फोर्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ P वर्सेस T कर्व। अरे समझे मेरी बात, मतलब उसका डेरिवेटिव कर दो आप, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको ये 3 ग्राफ्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पार्टिकल्स हैं A और B, उनके ऊपर अपने को फोर्स का रेशियो बताना है। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखें, इस वाले में FA/FB निकालना है। तो FA क्या होगा, अभी हमने बोला वो किसके इक्वल है, ऊपर ये आता है आपके tan ऑफ थीटा के इक्वल। तो जो भी टेंजेंट बन रही है उसके स्लोप के बराबर। तो A कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो tan 30 किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली 1/√3 न्यूटन हो जाएगा। सिमिलरली अगर FB की बात करें, FB पे 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री और 45 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करें, FA/FB जो आएगा वो कितना आएगा, 1/√3 इसका रेशियो हो जाएगा। सेकंड वाले ग्राफ में देखें, FA की वैल्यू फिर से tan 30, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। सिमिलरली अगर हम FB की बात करें, तो ये एंगल कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है, ये √3 के बराबर होता है। तो यहाँ अगर आप देखो तो FA/FB जो होगा वो कितना मिलेगा, 1/√3, और यहाँ भी ये √3। तो आंसर कितना होगा, 1/3 सेकंड का आंसर होगा। थर्ड,
जो यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है। अब यहाँ पर एंगल अपने को देखना है हॉरिजॉन्टल से, तो एफ ए कितना होगा, टेन एंगल ऑफ, तो हमारे पास लाइन ए कितना रहेगा, ये यहाँ से एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो 1045 1। सिमिलरली एफ ऑन बी की अगर हम बात करें तो ये एंगल है, ये एंगल होगा 60 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ गया ये 1060 डिग्री, 1060√3, तो एफ ए बाय एफ बी इस केस में जो हो जाएगा बच्चों वो 1/√3 हो जाएगा। अरे क्लियर? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ऊपर वाले आपके स्लोप पे बेस्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है, ठीक है। ऑल्दो इसका यूज़ ज़्यादातर आप देखोगे जब हम कोलिजन पढ़ते हैं वहाँ पर आता है बेसिकली। अब इम्पल्स एक नया सा वर्ड आपको सुनने में मिल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भाई मैं बड़ा इम्पल्सिव हूँ, या फिर ये तुम्हारा जो दोस्त है बड़ा इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव लोग कैसे होते हैं, जो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं किसी चीज़ पे भी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से बोलूँ भाई इन टर्म्स ऑफ फोर्स, मान लो आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, अब कोहली साहब के पास एक बॉल आई, ठीक है, उस बॉल को उन्होंने जितनी तेज़ आई उतनी तेज़ से छक्का मार के बाहर भगा दिया, तो उनकी बॉल और बैट के बीच में जो कांटेक्ट है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आता है, ठीक है। और एक 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड से बॉल आई, भाई साहब उसको उतनी तेज़ से पीछे फेंकना मतलब बहुत बड़ा फोर्स किसने, कोहली साहब ने लगाया होगा या उनके बैट ने लगाया होगा बॉल के ऊपर, तभी वो एक तो डायरेक्शन उल्टी हो गई और उल्टा और दूर गई और तेज़ी से, समझे क्या। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, एक बहुत बड़ा फोर्स कम टाइम इंटरवल में जो लगता है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। यूजुअली जो कोलाइडिंग फोर्स होते हैं दे आर इम्पल्सिव इन नेचर। या फिर आप एक बॉल को ज़मीन पे नीचे फेंक के मारो वैसे, तो वो जब ज़मीन से टकराई होगी उस टाइम पर बहुत तेज़ उसने उस ज़मीन पे फोर्स लगाया होगा या ज़मीन ने उसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से या तो वो रिबाउंड हो जाती है, चिपकी जाती है वहाँ पर, डिपेंडिंग कोलिजन कैसा है वो तो बाद में हम सीखेंगे। तो इम्पल्स को देसी भाषा में ये बोल सकते हैं झटका, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे झटका लगना कोलिजन की वजह से। कोलिजन के लिए आप समझ लो अभी इस बात को। अब मैथमेटिकल इसको समझते हैं थोड़ा सा। इम्पल्स को आई से भी नोट करते हैं, कुछ जगहों पर जे से भी नोट करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आई यहाँ पर लिख लिया, चलो जे लिख लेते हैं, ठीक है। तो जे वेक्टर होता है बेसिकली इंटीग्रेशन एफ डॉट टी। क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी। अब एफ को आप क्या लिख सकते हैं, एफ को आप क्या लिख सकते हैं, एम डी वी बाय डी टी इंटू डी टी। ये यहाँ से कैंसिल होगा, अरे होगा नहीं होगा, यहाँ पर इनिशियल लॉस टी और ये फाइनल लॉस टी। मतलब आप यहाँ पर क्या कर दो, इंटीग्रेशन डी वी वी इनिशियल वी फाइनल। अरे समझे क्या। तो यहाँ पर सिंपल से लिमिट जब आप करोगे तो एम वी आएगा, ये वी इनिशियल ये वी फाइनल। तो अपने पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर आ रहा है, वो रिलेशन है एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना। ये इम्पल्स होती है। और ये क्या चीज़ है, अगर आप इसको एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल लिखो, दिस इज इनिशियल फाइनल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम। सीधी भाषा में हम चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं। मतलब इम्पल्स क्या चीज़ है, मोमेंटम में चेंज आना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ये आ गई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये अब अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करें, ठीक है, इसका ग्राफ अगर हम एफ टी ग्राफ से देखेंगे तो एफ टी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व जो देता है अपने को, वो एरिया क्या देता है, बेसिकली इम्पल्स ही देता है। मान लीजिए ये एफ टी मैंने कुछ ऐसा ग्राफ ले लिया और मैं बोलो भाई इसका एरिया निकालो यहाँ से यहाँ तक, T1 टाइम T2 टाइम, तो जो भी इसका एरिया होगा, तो एरिया अंडर कर्व ये हमने इंटीग्रेशन में सीखा था, ठीक है। तो मेरे इंटीग्रेशन के लेक्चर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने सिखाया इसके बारे में, एरिया कैसे निकालते हैं। सीधा सीधा वाई एक्सिस पे जो चीज़ है एफ डी टी, उसका इंटीग्रेशन, और ये पीछे सी का ये क्या चीज़ है, दिस इज डेल्टा पी या फिर इम्पल्स। अरे समझे क्या क्या है इम्पल्स, मतलब इसका एरिया अंडर कर्व इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम अपने को देता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब जैसे मैंने कई सारे एग्जांपल लिए कि मैंने एक बॉल को ज़मीन पे फेंका, वापस टकरा के वहीं आ गई जहाँ से फेंका,
ठीक है, तो उसने एवरेज फोर्स कितना लगाया। तो किसी चीज़ का भी अपने को अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या चीज़ है बच्चों, एवरेज हमने बताया था भाई एफ डी टी इंटीग्रेशन डी टी, अरे बताया था ना वाई डी एक्स अपॉन नीचे डी एक्स, वही मैंने यहाँ पर सिंपल सी क्या लगाई, डेफिनेशन लगाई एवरेज फोर्स की। अब ऊपर आपने सीखा अभी कि एफ डी टी का मतलब क्या है, वो डेल्टा पी आता है, और नीचे डी टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे डी टी आ जाएगा। मतलब सीधी सीधी भाषा में एवरेज फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, जितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ। मतलब ये टाइम वो लेना है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है, दो ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में आए कोलिजन के दौरान, ठीक है, कितनी देर वो कांटेक्ट में रहा, ये वो टाइम रहता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आसान करूँ तो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और ये टाइम टी, ये टाइम कौन सा है, दिस इज टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है। ध्यान रखें, बच्चे कई बार इस छोटी सी बात में गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज फोर्स की बात आई। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, फोर्स इन अ पार्टिकल इज गिवन बाय, ये फोर्स अपने को नोन है, यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, बिल्कुल निकालेंगे भाई। चेंज इन मोमेंटम क्या है, डेल्टा पी वेक्टर, अभी देखा वो इम्पल्स के बराबर, वो क्या होता है एफ डी टी, आप कर दोगे इसको इंटीग्रेट कहाँ से, 1 से लेकर 3 सेकंड के बीच में, समझे क्या। तो यहाँ पर जो f है, f की वैल्यू कितनी है, 2t प्लस 10 dt इंटीग्रेट 1 से 3 तक। अब यहाँ पर सांप को अलग अलग कर दें, 2t dt 1 से 3 प्लस 10 dt 1 से 3। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो t का इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई 2, 2 टूट जाएगा, बचेगा t स्क्वायर बस। तो 1 से 3 प्लस 10 आपका सांप के बाहर है, और t dt का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, कहाँ से, 1 से 3 तक। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 3 माइनस 1, अरे समझे बच्चों। तो ये क्या आएगा यहाँ से, 9 माइनस 1 प्लस 10 इंटू 2 माइनस 1, सॉरी 2 लिख दो डायरेक्टली। तो 9 प्लस 20, तो यहाँ आंसर मिल गया अपने को कितना, 29, ठीक है। ये आ गए अपने पास चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर स्ट्राइकिंग विद वर्टिकल वॉल इट रिटर्न विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम निकालो। कॉन्टैक्ट दे रखा है, एवरेज फोर्स निकालने के लिए बोला होगा, यस, और वैल्यू ऑफ इम्पल्स बताओ। तो वैल्यू ऑफ इम्पल्स तो वही है जो चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट वाले पार्ट का और थर्ड वाले पार्ट का आंसर सेम रहेगा। बिल्कुल करते हैं इस क्वेश्चन में। पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लें। डायग्राम है ये, एक बॉल आई यहाँ से m मास की, v स्पीड से टकरा के वापस सेम स्पीड से चली गई। अरे समझे क्या बच्चों। अब क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम लिखना है भाई साहब, मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी, एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, एक डायरेक्शन नेगेटिव। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड मैं यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ। अरे समझे क्या बच्चों। तो यहाँ पर पहला पार्ट सॉल्व करें हम लोग, हमसे बोला है भाई व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी वेक्टर अगर हम लिखें इसमें तो क्या होगा बच्चों, वो होता है भाई एम वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों वी फाइनल यहाँ पर कितना है, माइनस वी है, अरे है ना, और इनिशियल कितना है, वो आपका पॉजिटिव वी रहेगा। तो इस केस में आंसर आ जाएगा -2mv। ये आ गया डेल्टा पी वेक्टर। भाई साहब यहाँ नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब इम्पल्स इसके ऊपर जो मोमेंटम में चेंज आया है वो लेफ्ट साइड में, ये डायरेक्शन है, ठीक है। थर्ड पार्ट का भी आंसर सेम ही रहेगा। मतलब हम यहाँ पर जे की बात कर रहे हैं, तो जे वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों, वो डेल्टा पी वेक्टर के इक्वल, मतलब दैट इज ऑल्सो -2mv, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट में पूछा आपसे एवरेज फोर्स निकालिए, तो एवरेज फोर्स बिल्कुल निकालेंगे, दैट इज डेल्टा पी अपॉन टी। समझे बच्चों। तो डेल्टा पी कितना है यहाँ पर, वो आया आपका 2mv। अच्छा यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है, सॉरी हम वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। तो जो v की वैल्यू है कितनी दे रखी है, 10, और मास 1 किलो है। अरे है ना भाई, 10 और 1 किलो। तो यह है -2
1 इंटू 10, तो कितना आएगा ये, दिस इज इक्वल्स टू -20, ये -20 न्यूटन पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर सेकेंड। सेम ये भी कितना आएगा, -20 न्यूटन पर सेकेंड। तो यहाँ हम निकाल ही चुके हैं डेल्टा पी वेक्टर कितना है, -20, टाइम कितना था कॉन्टैक्ट का 0.1, तो ये आ जाएगा -200 न्यूटन। मैंने बोला डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है किस पर, बॉल पर, फोर्स की लेफ्ट साइड में, समझे क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट बॉल है, उसका कुछ मास दे रखा है, इसकी स्पीड दे रखी है, वो बैट को हीट करती है कोहली साहब के, और रिटर्न जाती है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। इम्पल्स निकालो, तो निकालते हैं बिल्कुल इम्पल्स। ये यहाँ पर कोहली साहब का बल्ला है, यह गेंद इधर कुछ v1 स्पीड से और टकरा के v2 से जा रही है। v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, और v2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है अपने को 20। ये डायरेक्शन नेगेटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि मोमेंटम में चेंज निकालना है। पहला पार्ट आपसे बोल रहा है इम्पल्स निकालिए, तो इम्पल्स निकालने के लिए अपने को डेल्टा पी मतलब एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखना पड़ेगा। अरे लिखना पड़ेगा ना भाई। तो एम की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम डिवाइड बाय 1000, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी आपकी 20 प्लस में, अरे होगी ना, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो -12 है, तो माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस, यह आ गया आपका 1/4। इधर मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 32, तो 32 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 8 न्यूटन सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट, ये बोल रहा है कि 0.0 सेकंड के लिए कॉन्टैक्ट में एवरेज फोर्स बताइए बाय द बैट ऑन द बॉल। बिल्कुल बताएंगे एवरेज फोर्स, मोमेंटम में चेंज निकाल ही चुके हैं हम, डेल्टा पी, और यहाँ पर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट डेल्टा पी कितना है 8 डिवाइड बाय टाइम कितना था कॉन्टैक्ट का 0.01, तो ये हो जाएगा 800 न्यूटन। मेरे प्यारे बच्चों, भाई साहब कितना बड़ा फोर्स लगाया, एक तरीके से 80 किलो की बॉडी उस बैट के ऊपर रखी हुई है, इतना बड़ा फोर्स लगाया उस बैट ने, बल किसके ऊपर, गेंद के ऊपर, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आया थॉर का क्वेश्चन। थॉर साहब का एक हैमर है, हैमर एक नहीं उनके पास है, एक ही हैमर है, 5 किलो का है भाई, मास बड़ा कम दे रखा है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स व्हेन स्ट्राइक्स द वॉल। अब थोर साहब ने दीवार पे फेंक के मारा, नकली थोड़ा लग रहा है, और बोल रहा है कि भाई उसको हथौड़े को रोक दिया दीवार ने, थोर होता तो टूट जाती दीवार। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है इम्पल्स निकालने के लिए, वो रिपीटेटिव सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो थोर साहब का हैमर ये, उन्होंने मारा कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, किस पे, दीवार पे फेंक के, और ये रुक गया, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है। अरे समझे क्या। तो आपसे पूछा है भाई इस थोर के हैमर का आप इम्पल्स बताइए, इम्पल्स कितना होगी। तो जे वेक्टर वही, हम फिर से वही, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, समझे क्या। तो इसमें अगर आप लिखेंगे तो एम वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, यहाँ पुट कर दें वैल्यूज़। मास है इसका कितना 5 किलो, फाइनल वेलोसिटी 0, और ये कितनी हो जाएगी -10, तो यहाँ आंसर आ गया अपने पास कितना -50 न्यूटन सेकेंड। क्लियर बच्चों, ये मुझे इसकी क्या मिल गई, इम्पल्स। अब सेकंड पार्ट है, यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपसे एवरेज फोर्स पूछा गया है। तो एवरेज फोर्स क्या होगा, एवरेज फोर्स है भाई इम्पल्स मतलब वही चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, वो आया -50, और टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है 0.2 सेकेंड्स, तो ये आ गया आपका कितना -250 न्यूटन। मैंने बोला माइनस साइन डायरेक्शन शो कर रहा है और कुछ नहीं, घबराए ना इससे, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर -250 न्यूटन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है कुछ। अगला क्वेश्चन है, अपने को इम्पल्स निकालनी है कहाँ से, 0 से 10 सेकंड के बीच में। FT ग्राफ है, बिल्कुल निकालेंगे भाई, एरिया अंडर कर्व निकाल दें और टेंशन खत्म आपकी। तो यहाँ पर अगर एरिया देखेंगे, एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया बचपन से रट्टा मार के हैं, हाफ, बेस 10 है, हाइट भी 10 है, तो आंसर हो जाएगा कितना
50 न्यूटन पर सेकेंड, मतलब ये आ गई इसकी इम्पल्स बच्चों। सेकेंड पार्ट, इनिशियल मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड यहाँ पर दे रखा है, आपसे पूछा है फाइंड द फाइनल मोमेंटम, बिल्कुल निकालेंगे। एरिया क्या बताता है, चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एरिया आ गया 50, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम गिवन है 10, तो पी फाइनल माइनस 10 इक्वल्स टू 50, तो पी फाइनल कितना हो गया यहाँ से 60 न्यूटन सेकेंड, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फाइंड आउट द इम्पल्स 0 से 3 सेकेंड के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में, बिल्कुल निकालेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेते हैं, नीचे के एरिया कभी भी आया नेगेटिव लेते हैं। ये इंटीग्रेशन में मेरे लेक्चर्स आप देखें, वहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने लिखी हैं और समझाई हैं। तो बिल्कुल निकालते हैं इसका इम्पल्स। भाई जे किसके इक्वल होगा, सीधा सीधा इसका एरिया अंडर कर्व। तो जो पॉजिटिव एरिया है ऊपर वाला वो ट्रायंगल बन रहा है, हाफ बेस कितनी है उसकी 2, हाइट कितनी है 200। नीचे वाला जो यहाँ भी ट्रायंगल बन रहा है, हाफ बेस कितनी है इसकी भाई 1 और नीचे ये 200, तो ये 200 उड़ा यहाँ से, ये 100, तो 200 माइनस 100 कितना आ गया यहाँ से 100 न्यूटन सेकेंड, इसका आपका इम्पल्स इसके ऊपर लग रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आगे बुलेट वाले क्वेश्चन। अब एक स्टेन गन है भाई, ठीक है। अब स्टेन गन क्या कर रही है, बहुत सारी बुलेट्स लगातार नू 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 कर रही है, ठीक है। और आपसे बोलता है उन बुलेट्स ने जो उससे निकली हैं 1 सेकंड में कितना एवरेज फोर्स लगाया। हम एक गोली की पहले बात करें, बाकी गोलियों की बाद में बात करेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जब बुलेट के अंदर, सॉरी बुलेट गन के अंदर थी 0 थी, और फाइनल वेलोसिटी जस्ट फायर करने के बाद कितनी है इसकी, वो मैं v मान लेता हूँ, जो कि इसमें 50 के बिना है। मैं पहले एक जनरल फार्मूला ड्राइव करूँगा, उसके बाद उस फॉर्मूले में गन वाले क्वेश्चंस के लिए हम हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका मास है बुलेट का वो है, समझे क्या। अब सीधी बात है, बुलेट निकली बाहर, तो गन पे जो एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ लगेगा, अरे लगेगा ना बच्चों, अरे लगेगा ना। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि एवरेज फोर्स की बात कर रहा है, तो एवरेज फोर्स बाय वन बुलेट वो कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा पी बाय टी, जितने टाइम में वो बाहर निकली उससे। अरे समझे क्या, अरे समझे क्या। तो यहाँ पर अगर हम लिखें, क्या लिखें भाई, डेल्टा पी किसके इक्वल होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और जितने टाइम में वो बुलेट गन से बाहर निकली वो टाइम इंटरवल यहाँ पर, वो मैं 1 सेकंड यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, चलो बाद में देखेंगे उसके। तो इसमें इनिशियल तो 0 था, मतलब P बाय सीधा सीधा T आ जाएगा यहाँ पर, ये एक बुलेट का हो गया। अब n बुलेट्स मान लो उससे 1 सेकंड में निकली हैं, मैं मान लूँ टोटल बुलेट्स कितनी निकली उससे 1 सेकंड में, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ बुलेट्स जो उससे निकली वो कितनी निकली, वो है यहाँ पर n, कितनी निकली, कितने टी टाइम में, टी टाइम में, जितने टाइम में वो मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ, समझे क्या। तो n बुलेट्स निकली। अब नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड यूजुअली अपने को गिवन होता है, तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड की अगर बात करें, चलो ये बाद में पुट करेंगे, तो टोटल फोर्स इन बुलेट्स ने कितना लगाया, टोटल वो जाएगा आपका n p बाई टी। अभी n बाई टी आप, मैं देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो n बाई टी क्या है यहाँ पर, दिस इज नंबर ऑफ बुलेट्स, जो टाइम इंटरवल मैंने लिया उसकी, और यूजुअली 1 सेकेंड लो, ज़्यादा आसान है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड इनटू उस बुलेट के मोमेंटम में चेंज, मतलब फाइनल मोमेंटम इस केस में ये। तो सीधा सीधा n इंटू पी आप कर दें, ये स्मॉल n जो है ये क्या है यहाँ पर, दिस इज नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। अरे समझे क्या बच्चों। तो n इंटू पी, ऐसे केस में डायरेक्टली हम आगे लगाएंगे एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द बुलेट्स ऑन द गन। नंबर ऑफ बुलेट्स ये क्या है पर सेकेंड, इसका ध्यान रखें, और ये p यहाँ पर क्या है, बुलेट का मोमेंटम फाइनल, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं n m इंटू वी, ये दोबारा लिखते हो नंबर ऑफ बुलेट
पर सेकेंड, मास ऑफ बुलेट, और ये फाइनल वेलोसिटी निकलने के बाद। समझे? चलिए अब इस फॉर्मूले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, और इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मास कितना दे रखा है बच्चों बुलेट का, और कितनी बुलेट्स निकल रही हैं 1 सेकंड में उससे? निकल रही हैं भाई साहब 50। जो छोटे एन की वैल्यू है 50। मास कितना दे रखा है? वो दे रखा है 30 ग्राम। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें, 30 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, इनटू यहाँ पर स्पीड कितनी है उसकी? स्पीड है 500। अरे वाह, 500। तो यहाँ से ये क्या करो, ये 2 से डिवाइड, इधर ये 15 इंटू 5 कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 75। तो 750 न्यूटन एवरेज फोर्स लगेगा। भाई साहब कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कंधा बढ़ जाए अगर जो स्टेन गन को पकड़े पड़ा है उसका। समझे क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम ऊपर वाले फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है भाई? अभी सीखा। एवरेज फोर्स बुलेट्स का अगर निकालना है तो NMV होता है सीधा सीधा। एन की वैल्यू कितनी है? 300 सेकंड पर मिनट है, पर ध्यान रखें पर सेकंड करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मास कितना है उसका? 35 डिवाइड बाय 1000, और जो स्पीड है वो है 400। अरे समझे क्या बच्चों? ये आ गया 6। ठीक है, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो और कुछ कैंसिल होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये 3 या 5 और ये 5 मतलब 7। तो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 4 84 न्यूटन। ठीक है ना? ये यहाँ पर क्या लगेगा? एवरेज फोर्स लगेगा इस पर्टिकुलर। क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मशीन गन है, कैन बियर ए फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। बुलेट्स उससे 50 ग्राम की फायर हो रही है इतनी स्पीड से। पूछा कि 1 सेकंड में कितनी बुलेट्स इसमें फायर कर सकता है। तो पीछे वाला क्वेश्चन अप्लाई करेंगे भाई। एफ एवरेज एन एम इंटू वी होता है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? एफ बाय एम इंटू वी, सीधा सीधा। एफ कितना है? 400। मास कितना है इसका? 50 ग्राम। तो 50 डिवाइड बाय यहाँ से 1000 इंटू वेलोसिटी कितनी है उसकी? वो है 400। ठीक है, यहाँ से 0 0 उड़ेगा, ये 2 0 उड़ जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा? ये 100, और यहाँ से 5 से जाएगा, 5 से कितने टाइम्स? 20। तो 20 बुलेट पर सेकंड उससे फायर हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास m is dropped from height h. It strikes the ground with speed and rebounds with the same speed in time t. Find the average force on the ball. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझे आप। एक बॉल है, h हाइट से इसको ड्रॉप किया गया, और ये यहाँ पर कुछ v स्पीड से आगे टकराएगी। वो बोल रहा है वो v से ही वापस चली जाती है, मतलब सेम ही हाइट पे चली जाएगी अगर हम बात करें। ठीक है, क्योंकि इसके एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं हुआ है, h हाइट पे वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी, और ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले की। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। हमसे एवरेज फोर्स पूछा है तो बिल्कुल निकालेंगे भाई एवरेज फोर्स। अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अब सीख चुके हैं हम। डेल्टा पी बाय क्या होता है? टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कितना रहा उसका। तो एम वी फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाय टी। तो फाइनल वेक्टर जो हमें है यहाँ पर वो v के बराबर है पॉजिटिव, और इनिशियल वेक्टर जो है वो आया -v। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो यहाँ से एवरेज फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2mv बाय टी हो जाएगा। और अगर v ना दे रखा हो तो v की वैल्यू कितनी आएगी? √2gh। ये काइनेमेटिक्स में हम सीख कर आते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया? आंसर हो जाएगा 2m, या फिर यहाँ से देख लें 2gh रूट में डिवाइड बाय t। ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चंस का। यहाँ पर मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। एवरेज फोर्स की बात करेगा इसमें भी। तो एवरेज फोर्स निकालना है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा मोमेंटम में चेंज। पहले बॉल u स्पीड से इससे टकराती है, वापस टकरा के सेम एंगल पर u स्पीड से ही चली जाती है। ठीक है, तो मास m है, ये एंगल यहाँ पर जो है ये थीटा गिवन है, और ये एंगल भी कितना होगा? यहाँ से थीटा होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल देखें आप
ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा कुछ थीटा हॉरिजॉन्टल से, तो इसकी इधर वेलोसिटी कितनी होगी v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा। सेम यहाँ पर इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से एंगल थीटा है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, दिस इज नॉट v, दिस इज u है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो u cos थीटा और ये u sin थीटा। तो हम इसमें पहले इनिशियल मोमेंटम या इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी लिख लें हम लोग। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर लिखेंगे आप तो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा u cos थीटा आई कैप, ठीक है, और माइनस u sin थीटा जे कैप। और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे तो वो कितना आएगा, माइनस u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप। अब हमें यहाँ पर एवरेज फोर्स की बात कर रहा है, तो एवरेज फोर्स बिल्कुल निकालेंगे। एवरेज फोर्स क्या है बच्चों, दैट इज m ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय कितने टाइम तक वो कांटेक्ट में थे। बिल्कुल यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, फाइनल माइनस इनिशियल कर दें इसको, तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस m2u cos थीटा आई कैप डिवाइड बाय t। ये मिल गया यहाँ से एवरेज फोर्स, ये क्या मिलेगा, एवरेज फोर्स मिलेगा इसका। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन। ऑल्दो इस पे बेस कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करें। वेरिएबल मास सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं। ये मान लीजिए एक रॉकेट है, इससे ये गैसेस हैं, ठीक है। ये गैसेस की वजह से इसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है Ft, ठीक है ना, और इसका मास उस मोमेंट पर जब ये चल रहा है m गिवन है, ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा दूसरा फोर्स लगेगा, वो mg के बराबर लगेगा। तो इसमें दो केस बन सकते हैं। वो दो केस क्या है, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटिंग, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ऊपर का फोर्स ज़्यादा होना चाहिए mg से, तभी ये ऊपर जाएगा। तो Ft माइनस mg इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए। अब Ft की वैल्यू कितनी होती है, Vr dm/dt। ये Vr मतलब रेडिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू मीन मास, मतलब V वही, ये गैसेस की स्पीड होती है गैस की, ठीक है, माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए। दूसरा केस a0 हो, मतलब v इसकी कांस्टेंट हो किसी भी टाइम पर, तो a0 हो गया, मतलब सीधा सीधा यहाँ से आपके पास Ft किसके कुल आ जाएगा, वो आ जाएगा mg के बराबर, मतलब Vr dm/dt इक्वल्स टू m इंटू जी है। क्लियर। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है भाई, एक रॉकेट है, उसका मास दे रखा है, गैसेस जिस स्पीड से निकल रही है वो दे रखी है, ठीक है, और किस रेट से गैस निकल रही है वो दे रखा है। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, फाइंड द एक्सेलरेशन, बिल्कुल निकालेंगे। Ft माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, ये हो गया था v dm/dt माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पुट करें, v की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो दे रखी है 20, और dm/dt कितना रखा है 50, मास है उसका 2000, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री है, तो g की वैल्यू 0, और इसका मास कितना है, वो 2000, ठीक है, 2000 इंटू ए, ठीक। तो वैल्यू जो आ जाएगी ए की, वो कितनी आ जाएगी, ओ यहाँ पर ये इनिशियल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है 20 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन की। तो 20 सेकंड के बाद उसका मास कितना बचेगा, वो अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ जो मास रिमेनिंग होगा, वो इनिशियल मास माइनस जिस रेट से उसका मास कम हो रहा है 50 इंटू टी। तो मास इनिशियली कितना है, वो है 2000, और 50 कितने सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद की बात कर रहा है, तो ये बचेगा कितना, 1000 किलो ही बचेगा उसके पास। इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं वैल्यू, मुझे लगा इनिशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखोगे v अपने को कितना दे रखा है 20, और dm/dt कितना है 50 है, ठीक है। तो 20 इंटू 50, और g 0 है, तो इसलिए माइनस mg वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। इसका मास 1000 इंटू ए, तो a कितना आ जाएगा इसका, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। समझे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब रॉकेट है 600 किलो का, वर्टिकली फायर किया गया,
गैसेस की जो स्पीड है वो कितनी 1000 मीटर पर सेकंड गिवन है, कितनी गैसेस इजेक्ट हो रही हैं पर सेकंड में इफ़ मास रॉकेट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो एफ टी किसके इक्वल होगा, एम जी के बराबर होगा, मतलब वी डी एम बाई डी टी इक्वल्स टू एम इंटू जी होगा, ठीक है ना। तो हमें निकालने के लिए बोला है डी एम बाई डी टी, तो डी एम बाई डी टी कितना हो जाएगा, एम जी बाय वी के बराबर। मास कितना है इसका 600, जी की वैल्यू 10 है, ठीक है, और वेलोसिटीज़ कितनी स्पीड से निकल रही है 1000, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 kg पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उसका अपने को मास दे रखा है रॉकेट का, एग्जॉस्ट की जो स्पीड है वो दे रखी है, कितना मास पर सेकंड निकले ताकि उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बिल्कुल निकालेंगे। एफ टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए होता है जब एक्सलेट करेगा वो, तो वी डी एम बाई डी टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए के बराबर होगा। हमें डी एम बाई डी टी निकालने के लिए बोला गया है, तो वी डी एम बाई डी टी इक्वल्स टू कितना होगा, एम जी प्लस ए लिख सकते हैं यहाँ से, तो डी एम बाई डी टी कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा एम जी प्लस ए डिवाइड बाय वी, ठीक है ना। अब m की वैल्यू कितनी है, वो 1000 दे रखी है, g अपने को 10 है, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो 5 है, 15 हो जाएगा टोटल मिलकर ये, और स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर है, मीटर में करेंगे 2000 आएगा। तो यहाँ से जब इसको आप उड़ा दोगे तो ये 2 से ही बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7.5 किलो पर सेकेंड के हिसाब से उसमें फ्यूल चलेगा, समझे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो। अगले लेक्चर में बेसिकली हम बहुत फंडामेंटल बात सीखेंगे इस चैप्टर के बारे में, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, जो कि इस चैप्टर की दिल और जान होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।